नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम लोग इसमें केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। और केमिस्ट्री के जो जनक माने जाते हैं वो लेबोजियर को कहा जाता है। लेबोजियर को केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस पे केमिस्ट्री में शुरुआत करते हैं बेसिक चीज़ों से। दोस्तों, तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति तो हम लोग समझ गए कि कहाँ से हुई। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई थी मिस्र के कीमिया शब्द से, जिसका अर्थ है काली मिट्टी। और केमिस्ट्री के जो जनक माने जाते हैं या केमिस्ट्री के पिता माने जाते हैं, वो किसको कहा जाता है भैया? वो कहा जाता है लेबोजियर को। अब आते हैं पदार्थ पे। तो पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ है क्या? तो कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती हो और जिसका अपना एक भार हो, द्रव्यमान हो, क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। अब जैसे कहें कि आपका यहाँ पे ये मार्कर पदार्थ है, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ स्थान घेरता होगा। पानी कुछ स्थान घेरता होगा, कुछ भार है। हवा कुछ भार घेरता है, कुछ स्थान घेरेगा, कुछ भार है। वाइट बोर्ड दिख रहा है, ये भी कुछ स्थान घेर रहा है कुछ। यानी कि जो भी कोई ऐसी वस्तु आपको नज़र आ जाए जिसका अपना एक द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाएगा। अब बात करते हैं पदार्थ। तो पदार्थ दो प्रकार के होंगे केमिस्ट्री में। एक तो हम भौतिक के आधार पर उनको डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। दूसरा रासायन के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक के आधार पर देखेंगे। तो भौतिक के आधार पर जो आपके पदार्थ होंगे भैया, कौन कौन से होंगे? ठोस होंगे, द्रव होंगे, गैस होंगे, प्लाज्मा होंगे, और चौथा आपका पांचवा हो जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो टोटल कितनी अवस्थाएं हो गई? पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो गई। ठोस, द्रव, गैस और चौथा प्लाज्मा। पांचवी अवस्था क्या होगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ठोस की बात करें तो ठोस क्या होगा? ठोस वस्तु, पदार्थ की वह अवस्था है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। आकार भी निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो, ठोस कहलाएगा। जैसे व्हाइट बोर्ड, मार्कर, लकड़ी, लोहा, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें आपको आसपास दिखेंगी। आप जहाँ बैठे हो वहाँ भी आसपास दिख रही होंगी, जिसका एक अपना आयतन होगा और एक अपना द्रव्यमान होगा, आकार होगा। यानी कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा भैया, वो क्या कहलाएगा? ठोस होगा। आते हैं द्रव पे। तो द्रव की बात करते हैं। तो द्रव क्या होगा? अब द्रव का अपना एक आयतन तो फिक्स होगा, लेकिन आकार अनिश्चित होगा। जैसे आप 1 लीटर दूध लिए, अब दूध को 1 लीटर जग में डाल दिए तो जग का आकार ले लिया। अब वही 1 लीटर दूध को आप फर्श पे डाल दो तो फर्श पे फैल जाएगा, लेकिन 1 लीटर दूध ही रहेगा। तो इसका आयतन अपना एक फिक्स होगा, आयतन इसका निश्चित होगा, लेकिन आकार अलग अलग बर्तन के शेप में, अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार का होगा। यानी कि द्रव का आयतन तो निश्चित होगा, लेकिन आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। जैसे मैं बात करूं, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या होगा भैया? आपका द्रव होगा। आ जाओ गैस पर। गैस में क्या होगा भैया? गैस यानी कि वह पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, वो गैस कहलाएंगे। जैसे मैं बात करूं, आपके घर में सिलेंडर होगा, अब वो एक छोटे से वहाँ पे कंटेनर में फिक्स होगा, भरा होगा। अब आप उसको खोल दोगे तो क्या होगा? पूरे रूम में फैलेगा ना। तो किसका आकार ले लिया? रूम का आकार ले लिया। समझ रहे हो ना? किसका आकार ले लिया? रूम का आकार ले लिया। लेकिन गैस है, अब उसका क्या हुआ? आयतन भी बढ़ गया और आकार भी उसका बढ़ गया, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। क्लियर हुआ? अब इसी प्रकार यानी कि जो गैस होगी, जिस रूम में रखोगे, अभी 1 लीटर गैस है, उसको 1 लीटर के बॉक्स में रखोगे तो आ जाएगा। अब खोल दोगे पूरे रूम में फैल जाएगा। इनका ना तो आकार निश्चित होगा, ना तो इनका आयतन निश्चित होगा। इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, वो गैस होगा। जैसे आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस ले लो, ये सब जितनी भी गैसें हैं, ठीक है ना भैया। अब आ जाते हैं प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या हुई? प्लाज्मा हुई। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होगी भैया? प्लाज्मा होगी। पदार्थ की चौथी अवस्था पूछा जाता है क्या है? प्लाज्मा है। गैसों की आयनीकृत अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। गैसों की आयनीकृत अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या धनावेशित आवेशों, जो धनायन आवेश होंगे, उनकी संख्या हमेशा क्या होगी? बराबर होती है।
अब एक सिंपल भाषा में हम बात करें तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होगी, गर्मी होगी, तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी, प्लाज्मा में होगी। जैसे सूर्य जल रहा है तो उसके पास जो ईंधन है किस रूप में है, प्लाज्मा के रूप में। बिजली चमकी, अब बिजली चमकी इसका मतलब बादल आपस में टकराए होंगे और टकराने के बाद जो उसमें एनर्जी जनरेट होगी, टकराने के बाद सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। यानी कि प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होगी, तो सबसे ज़्यादा ताप या सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होगी, प्लाज्मा में होती है। समझ रहे हो, प्लाज्मा में। अब जैसे बिजली गिरती है, देखो पेड़ ओड़ पर गिरती है तो एकदम पूरा जला देती है ना, तो क्या होती है वो, सबसे ज़्यादा उसमें हीट होगी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, सबसे ज़्यादा ऊष्मा किस में होती, प्लाज्मा में होती है। जैसे सूर्य और तारा, ये लोग क्या है, जल रहे हैं, बहुत तेजी से जल रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी है, तो क्या होगा, इसमें क्या है, प्लाज्मा है। बात आई समझ में। अब आते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस 1920 में थे, इन्होंने इसकी खोज की। अब सत्येंद्र नाथ ने पदार्थ की पांचवी अवस्था खोज की। इन्होंने देखा कि जो गैस हैं, 2-3 गैस लिए, उसको क्या किए, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिए। कितना ठंडा कर दिए, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर दिए गैसों को लेकर। अब गैसों को रख दिए तो किसी बर्तन में रखो इनको, जब इनको 273.15 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। तो इसमें गैसों की आणविक गति क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। अब इनको रख दो तो क्या होंगे, बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते हैं। जैसे पारा किसी बर्तन में रख दो, उसकी दीवार को गीला नहीं करते हैं। ऐसे इसमें भी था कि उन्होंने बहुत ठंडा कर दिया उसको, और उसके बाद किसी बर्तन में रखो तो क्या होंगे, ऊपर उठ जाएंगे, है ना, बर्तन को से ऊपर उठ जाएंगे और बर्तन को गीला नहीं करेंगे। तो इन्होंने अपनी जो ये सिद्धांत दिया पदार्थ की पांचवी अवस्था, इस पांचवी अवस्था को छापने के लिए इन्होंने अंग्रेजी अखबार के पास एक गए। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब इनके सिद्धांत को अंग्रेजी जो अखबार वाले थे वो छापने से मना कर दिए। तो ये अपना सिद्धांत एक पोस्ट लिखकर इनको पोस्ट करके भेज दिया आइंस्टीन साहब को। तो आइंस्टीन ने पढ़ा और फिर आइंस्टीन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक गुलाम देश, 1920 में भारत गुलाम था उस समय। आइंस्टीन ने सोचा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1920 में मतलब एक गुलाम देश का व्यक्ति ऐसे सोच सकता है, पदार्थ की पांचवी अवस्था खोज सकता है। तो उन्होंने इसको छपवाया अखबार में और इसको नाम दिया गया पदार्थ की पांचवी अवस्था। तो बोस आइंस्टीन जो था, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे बोस, और आइंस्टीन ने इसको छपवाया था तो आइंस्टीन का भी नाम जुड़ गया, तो इसको नाम दिया गया पदार्थ की पांचवी अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी कि किसी पदार्थ को इससे ज़्यादा और ठंडा कर ही नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा गर्मी किस में होगी, सबसे ज़्यादा गर्मी प्लाज्मा में, और सबसे ज़्यादा ठंडी किस में होगी भैया, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में होगा। समझ आया। और इस पर अभी काम भी चल रहा है, वैज्ञानिक लोग इस पर काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी, प्लाज्मा में, और सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ होगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में होगी। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होगी, भौतिक के आधार पर, भौतिक के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं भैया, 5। कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना। अब आते हैं केमिस्ट्री, यानी कि रसायन के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं। चलिए भैया बात करते हैं यहाँ पे रसायन के आधार पर जो पदार्थों को बांटा गया है। तो रसायन के आधार पर मुख्य रूप से पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण। रसायन के आधार पर पदार्थ को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब बात करते हैं तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। तो तत्व अकेले अकेले होगा, यानी कि अकेले होगा तो तत्व कहलाएगा। अब 2 लोग मिल जाएंगे और मिलने से कोई रिजल्ट नहीं बनाएंगे तो कहलाएगा आपका मिश्रण कहलाएगा, और 2 लोग मिलेंगे तो उनका कोई रिजल्ट बन जाएगा तो यौगिक कहलाएगा। अब बात नहीं समझ में आई होगी। लड़का लड़की अकेले अकेले हैं तो क्या हुआ, उनका कोई अकेले अकेले हैं, क्या कहलाएंगे, वो तत्व कहलाएंगे। लड़के और लड़की दोनों अकेले अकेले क्या होंगे, तत्व होंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए तो क्या हो जाएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए तो मिश्रण हो गया। और उनकी शादी हो गई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बाद तो क्या होगा, यौगिक होगा। यानी कि जैसे मैं बात करूं AG AU, यानी कि कह सकते हैं भैया चांदी, सोना,
कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब अकेले अकेले हैं तो क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे। लड़का और लड़की अकेले अकेले तो तत्व कहलाएंगे। इसी प्रकार इनके संयोग से कोई रिजल्ट बन जाए, कोई फार्मूला बन जाए, कोई सूत्र बन जाए तो क्या कहलाएंगे? यौगिक। जैसे कहूँ CH4 मीथेन, COA कैल्शियम ऑक्साइड, इसी प्रकार मैं कहूँ H2O, H2SO4, H2O जल, तो ये सब क्या कहलाए भैया? इनको मिला दिए और इनका कोई रिजल्ट बन गया, कोई फार्मूला बन गया तो क्या कहलाया? यौगिक कहलाया। बात आई समझ में? तत्व क्या है? तो तत्व की बात करें तो अकेले अकेले होगा तो तत्व कहलाएगा। यौगिक यानी कि दोनों को संयोग होगा, उससे कोई रिजल्ट बन जाएगा तो यौगिक कहलाएगा। मिश्रण की बात करें तो इनको मिलाने से कोई भी क्या होगा? कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, कोई भी फार्मूला नहीं बनेगा। जैसे मैं बालू ले लूँ, पत्थर ले लूँ, मिला दूँ तो इनका कोई फार्मूला नहीं होगा। इसी प्रकार मैं चीनी ले लूँ और पानी ले लूँ और उसका घोल बना दूँ, इनका कोई फार्मूला नहीं बनेगा। यानी कि मिला तो रहे हैं लेकिन कोई फार्मूला नहीं बन रहा है तो मिश्रण कहलाएगा। मिला दिए फार्मूला बन गया तो यौगिक कहलाएगा, और नहीं मिलाए अलग अलग हैं तो क्या कहलाएगा? तत्व। लड़का लड़की अलग अलग तो तत्व, मिल गए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, शादी नहीं हुई तो मिश्रण, और शादी हो गई तो उनका एक रिजल्ट बन गया, क्या कहलाएगा भैया? यौगिक कहलाएगा। बात आई समझ में? तो उम्मीद है तत्व और आप यौगिक और मिश्रण समझे होंगे। अब तत्व क्या होगा भैया? तत्व आपके कितने प्रकार के होते हैं इस पे चर्चा करते हैं। चलिए भैया बात करते हैं तत्व का। तो तत्व मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे? तत्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक धातु होगा जिसको हम लोग चालक बोलेंगे, दूसरा अधातु होगा जिसको कुचालक बोलेंगे, तीसरा उपधातु होगा जिसको हम अर्धचालक बोलेंगे। ठीक है ना? तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे धातु की। तो यानी कि ऐसे तत्व जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ऐसे तत्व जिसमें विद्युत का चालन या प्रवाह आसानी से हो जाता है वो धातु कहलाएंगे। जैसे मैं बात करूं आपका चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, कॉपर यानी कि तांबा, और भी लिख सकते हो यहाँ पे तांबा, है ना, लोहा, बाकी आप लिख सकते हो। ठीक है ना? ये सब किसके हैं भैया उदाहरण? ये सब धातु के हैं। यानी कि धातु वह तत्व होंगे जिसमें विद्युत का चालन आसानी से हो जाएगा। जैसे आपका सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, है ना, ये सब क्या होंगे भैया? विद्युत का चालन इसमें हो जाएगा। अशुद्ध पानी इसमें भी हो जाएगा, शुद्ध पानी में नहीं होगा, अशुद्ध पानी में विद्युत का चालन हो जाएगा। अब बात करते हैं अधातु। अधातु वह तत्व हैं जिसमें विद्युत का चालन आसानी से, जिसमें विद्युत का चालन होगा ही नहीं। यानी कि अधातु वह तत्व हैं जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं लकड़ी, प्लास्टिक, शुद्ध जल, आदि। यानी कि इसी प्रकार चमड़ा है, उसके बाद रेशम है, मोम, जिसमें विद्युत का चालन आसानी से नहीं, जिसमें विद्युत का चालन नहीं होगा उन्हें क्या बोलेंगे? आधातु बोलेंगे। क्लियर हुआ? जिसमें विद्युत का चालन नहीं होगा आधातु होगा। अब बात करते हैं उपधातु। वह तत्व जिसमें विद्युत का चालन धीरे धीरे होता है, वह तत्व जिसमें विद्युत का चालन बहुत धीरे धीरे होता है, उन्हें हम अर्धचालक या उपधातु बोलते हैं। जैसे जर्मेनियम, सेलेनियम, एक और लिख लो, सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन। जर्मेनियम, सेलेनियम, सिलिकॉन, ये सब किसके उदाहरण है भैया? उपधातु के। तो तत्व कितने प्रकार के होंगे? सबसे पहले तो तत्व समझ गए होंगे, जो अकेले अकेले होगा उसको क्या बोलेंगे? तत्व। जैसे यहाँ पे क्या हुआ भैया? चांदी,
आपका हो गया सोना, कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब अकेले अकेले होंगे तो क्या होगा, तत्व कहलाएगा। तत्व तीन प्रकार के होंगे भैया। एक तो होगा आपका चालक, यानी कि हम बोलेंगे धातु। धातु जिसमें विद्युत का चालन आसानी से हो जाए, उन्हें क्या बोलेंगे भैया, उन्हें बोलेंगे धातु। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे अधातु, यानी कि कुचालक, ठीक है ना, अचालक भी बोलते हैं इसको, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। जैसे आपका लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, चमड़ा हो गया, इसके बाद शुद्ध जल हो गया, ये सब क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। तीसरा आ गया आपका उपधातु, यानी कि जिसको अर्धचालक, जिसमें विद्युत का प्रवाह धीरे धीरे होगा, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे हम उपधातु बोलेंगे। जैसे आपका जर्मेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब किसके उदाहरण हो गए भैया, ये सब उदाहरण हो गए आपके उपधातु के। अब बात आती है यौगिक की, तो चलिए चर्चा करते हैं यौगिक पे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग यौगिक की। तो यौगिक पे हम लोग सीखे थे कि जहाँ पे दो तत्व को एक निश्चित अनुपात पर मिलाएंगे, जब दो तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और उनसे कोई रिजल्ट बन जाएगा, कोई सूत्र बन जाएगा, कोई फार्मूला बन जाएगा, तो कहलाएगा आपका यौगिक कहलाएगा। जैसे H2O, H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। अब इनको मिलाए जब, एक देखो इसमें क्या है, H2O अनुपात में, देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक निश्चित अनुपात पे मिला दिए तो पानी बन गया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इसी प्रकार आपका मीथेन हो गया और इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जब इनको एक निश्चित अनुपात पर मिलाए तो इनका कोई रिजल्ट हो गया, कोई महत्व हो गया, कोई फार्मूला बन गया, ये यौगिक कहलाया। अब यौगिक दो प्रकार का होगा, पहला तो कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे तत्व को मिलाने से जिन पे कार्बन होगा, यानी कि ऐसे तत्व जिसमें, ऐसे यौगिक जिसमें क्या होगा भैया, कार्बन होगा, उनको कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। और ऐसे यौगिक जिसमें आपका कार्बन नहीं होगा, अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। कार्बनिक यौगिक में जैसे CH4, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सब। इसमें देखो C कार्बन, यहां भी कार्बन, तो क्या हो गया भैया, ये कार्बनिक यौगिक हो गया। अब दूसरा हो गया आपका अकार्बनिक यौगिक, जैसे H2O, H2SO4 एंड फेरिक ऑक्साइड भी होगा, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। ये सब किसके उदाहरण है, अकार्बनिक यौगिक के उदाहरण है। लेकिन अब 80% हमें यही पढ़ना है, 80% हमें यही पढ़ना है कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। 80% हमें क्या पढ़ना है भैया, कार्बनिक यौगिक पढ़ना है, और 20% हमें पढ़ना है अकार्बनिक यौगिक। तो 80% यही है। और कार्बन का एक नेचर है, जैसे लड़कों का नेचर नहीं होता है, लड़कों का नेचर होगा, एक से सेटिंग हुई है, एक से सेटिंग हुई है, दूसरे से भी चक्कर में रहते हैं, वो खूबसूरत दिखी, बढ़िया, हाय हेलो वहाँ पे करने चले जाएंगे। कार्बन का भी यही नेचर होगा, लड़कों वाला, एक से बांड बनाए रहेगा, एक से बांड बनाए रहेगा, और बगल में कोई पड़ोसी दिखा, उससे भी बांड बनाने को तुरंत चला जाएगा। सिंगल बांड, डबल बांड, कुछ भी, ट्रिपल बांड, कुछ भी बना लेगा, लेकिन कोशिश करेगा दूसरों से भी बांड बना ले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बांड बनाने की कोशिश करेगा कार्बन, लड़कों की तरह। लड़कों वाला नेचर किसके पास है, कार्बन के पास, ठीक है ना। कार्बन के पास क्या है भैया, लड़कों वाला नेचर है। जैसे लड़के बांड बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे केमिस्ट्री में कार्बन जो है लगभग लोगों से बांड बनाने की कोशिश करेगा, चाहे सिंगल बन जाए, डबल बन जाए, या ट्रिपल बांड बन जाए। समझ पाए। तो यौगिक कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। कौन कौन से, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यानी कि जिस यौगिक में कार्बन मौजूद होगा उसको कार्बनिक यौगिक, जिस यौगिक में कार्बन मौजूद नहीं होगा उसको अकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। यौगिक भी समझ में आया होगा ना। यौगिक किसे कहेंगे, जब जो दो तत्व को आपस में मिलाएंगे और मिलाने से उनका कोई रिजल्ट बन जाएगा, कोई उनका फार्मूला होगा, सूत्र होगा, उनको क्या बोलेंगे भैया, उनको यौगिक बोलेंगे। तो उम्मीद है आप यौगिक भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मिश्रण की। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण का मतलब जब दो तत्व को आपस में मिलाएंगे और उनसे कोई फार्मूला नहीं बनेगा, उनका कोई सूत्र नहीं होगा, तो उनको मिश्रण कहेंगे। जैसे नमक और पानी, नमक पानी मिला दिए, दो अलग अलग तत्व हैं, इनको मिला दिए नमक और पानी, तो इनका कोई रिजल्ट नहीं बना, कोई फार्मूला नहीं होगा। नमक और पानी को मिला दिए
तो इनका भी कोई फार्मूला नहीं बना, चीनी पानी को मिला दिए, इनका भी कोई फार्मूला नहीं बना। इसी प्रकार बालू और पत्थर को मिला दिए, इनका भी कोई फार्मूला नहीं बना। तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपके मिश्रण कहलाएंगे। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाएंगे और उनका कोई सूत्र कोई फार्मूला नहीं बनेगा तो उनको मिश्रण कहेंगे। मिश्रण दो प्रकार के होगा। पहला बिस्मांग मिश्रण। बिस्मांग मिश्रण में जब दो या दो से अधिक तत्व को आपस में मिलाएंगे और उनको मिलाने पर दोनों अलग अलग उनके अवयव जो हों अलग अलग हों, उनको क्या बोलेंगे? बिस्मांग। जैसे बालू और पत्थर लो, बालू और पत्थर को क्या करो? आपस में मिला दो, तो दोनों को अलग अलग दिखेगा। अब दोनों के जो अणु होंगे, वो अवयव होंगे, दोनों अलग अलग दिखेगा, तो क्या कहलाएगा? आपका बिस्मांग। जैसे बालू और पत्थर, किसका उदाहरण हो गया? बिस्मांग का। इसी प्रकार नमक चीनी, नमक चीनी। अब नमक और चीनी को मिलाओगे, दोनों को अवयव अलग अलग दिखेंगे ना। चीनी बड़ी बड़ी होगी और नमक छोटा छोटा, दोनों को अवयव अलग अलग दिखाई देंगे। क्या होगा? बिस्मांग मिश्रण। अब वहीं पे हम नमक और पानी मिला रहे हैं, नमक पानी, नमक प्लस पानी, इनका घोल बना दिए। अब घोल बना दिए तो आपस में मिल गया। अब थोड़ा सा पानी उसमें से उठाए, जो नमक पानी का घोल बना है उसमें से उठाए, तो उसमें दोनों के अवयव हैं और हमें पहचान नहीं मिलेगा। यानी कि जो एकदम से मिल जाएं उनको क्या बोलेंगे भैया? तो उनको बोलेंगे समान। जैसे समांग मिश्रण बोलेंगे। जैसे हम बात करें नमक पानी, चीनी पानी का घोल, ये सब क्या होंगे? समांग मिश्रण होंगे। बालू पत्थर ये बिस्मांग होगा, नमक चीनी बिस्मांग होगा। लेकिन मिश्र धातु क्या होगा भैया? वो समांग होगा। जैसे हमने कोई मिश्र धातु बनाना है, दोनों को क्या करेंगे? गलाएंगे और गलाकर आपस में मिलाएंगे और मिलाने के बाद एक नई धातु बनाएंगे। तो दो धातुओं के मिश्रण से बनेगा तो उसको मिश्र धातु बोलेंगे और वो गल जाएगा, आपस में मिल जाएगा। तो जो मिश्र धातु होगा किसका उदाहरण होगा? समांग का होगा। तो समांग और बिस्मांग समझ में आ गया है। मिश्रण क्या होगा? जब दो तत्व को आपस में मिला देंगे और उनका कोई फार्मूला नहीं बनेगा तो मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण दो प्रकार का होगा, एक तो होगा बिस्मांग, दूसरा समांग। अब बिस्मांग क्या है? जब दोनों को आपस में मिलाएंगे, जैसे दो तत्व, दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिला देंगे और उनका कोई मतलब उनके जो पार्टिकल हैं, अवयव हैं, वो अलग अलग रहेंगे, तो क्या होगा भैया? अलग अलग दिखाई देंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? बिस्मांग। और मिलाने पर एक में मिल जाएं, जैसे चीनी पानी, नमक पानी और मिश्र धातु, इन सबको आपस में मिलाएंगे तो ये सब आपस में मिक्स हो जाएंगे, इनके अवयव पहचान नहीं पाओगे। यानी कि जो इनके अवयव हैं आपस में मिल जाएंगे, तो क्या होगा? इसको बोलेंगे हम समांग मिश्रण। ठीक है ना? तो उम्मीद है आप समांग बिस्मांग भी समझ में आपको आ गया होगा, समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक दोस्तों। कल हम लोग पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। उम्मीद है आप क्लास को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।